हे गाइस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज लवर। नाउ अब तक हमने मुगल एम्पायर में सभी डोमेस्टिक चीज़ों को ही कवर किया है, जैसे कि किंग्स, क्रॉनिकल्स, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, सैल्यूटेशन, इंपीरियल हाउस होल्ड्स। नाउ अब हमें ये जानना होगा कि कैसे रिलेशन थे, इंटरनेशनल रिलेशन थे मुगल एम्पायर के विद द नेबरिंग किंगडम्स। क्या कोई वॉर होती थी? वॉर हुई थी तो कौन सी वॉर हुई थी, किस चीज़ को लेकर हुई थी, कैसे वो ट्रेड करते थे, इन सभी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स सी। सो एज ऑलवेज आप ये जान लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो बियॉन्ड द फ्रंटियर होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पर। यहाँ पर हम सैविड और मुगल का वॉर देखेंगे। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड होता था विद द ओटोमन एम्पायर मुगल का। उसके बाद यहाँ पर हम जीजस के बारे में बात करेंगे इन द मुगल कोर्ट, कैसे क्रिश्चियनिटी इन्वॉल्व होती है मुगल कोर्ट में। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मर रिलीजन कि किस तरह से अकबर ने हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो सैविड्स एंड द मुगल वॉर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से मुगल एम्पायर एक एम्पायर था, वैसे ही उस समय जो आज का ईरान और अफगानिस्तान है उस पर एक सैविड एम्पायर था। सो सैविड वॉज द नेबरिंग किंगडम ऑफ द मुगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, शुरू से ही लेकर के सैविड्स और मुगल में एक डिस्प्यूट था 3 टेरिटरी को लेकर, कांधार, काबुल एंड हिंदू कुश माउंटेन। ये मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। सो दिस इज द मैप ऑफ एशिया एंड दिस इज यहाँ पर पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान। ओके, सो अगर आपको मैं यहाँ बताना चाहूँ, सो इसी एरिया में ईरान और अफगानिस्तान के आसपास सैविड एम्पायर डेवलप था। ओके, और ये जो अफगानिस्तान का एरिया, यहाँ पर काबुल और कांधार हैं, और यहीं के आसपास ये आपको इसी आसपास आपको हिंदू कुश माउंटेन भी मिलेंगे। सो यहाँ पर ये था कि जो काबुल और हिंदू कुश माउंटेन, ये दोनों तो किसके कंट्रोल में थे? सैविड एम्पायर के कंट्रोल में थे। लेकिन जो मुगल लोग थे वो क्या बोलते थे, मुगल किंग्स वो बोलते थे ये जो टेरिटरी आती हैं काबुल और हिंदू कुश माउंटेन, ये हमारे अंडर आती हैं, हमारे टेरिटरी हैं। और ऐसी भी एक जगह थी कांधार। ओके, कांधार, आप इसको कांधार क्यू भी लिख सकते हो और के भी लिख सकते हो। सो ये अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है, ये भी लोकेटेड है अफगानिस्तान के अंदर। ये किसके कंट्रोल में थी? ये उस समय मुगल्स के कंट्रोल में थी। लेकिन जो सैविड लोग थे, सैविड एम्पायर के किंग्स, वो डिमांड करते थे कि ये जो कांधार है ये इनके कंट्रोल में आती है, ये इनकी टेरिटरी है। सो ये टेरिटरी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स था इनके बीच में। सो ये 3 मेन टेरिटरी हैं, लेकिन इनमें से सबसे मेन है कांधार। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो टेरिटरी थी, कांधार तो उनके कंट्रोल में ही था, लेकिन ये जो टेरिटरी थी काबुल और हिंदू कुश माउंटेन, ये मुगल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी? तो मैं आप यहाँ पर आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर एंटर करता था इंडिया में तो उसको हिंदू कुश माउंटेन और जो काबुल है उसके थ्रू एंटर करना होता था इंडिया में, वेदर इट इज़ फ्रॉम यूरोप और वेदर इट इज़ फ्रॉम वेस्ट एशिया। सो ये जो जगह थी एज अ कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये जगह उनके कंट्रोल में आ जाती मुगल के, तो ये क्या कर सकते थे, पूरी अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय करके नज़र रख सकते थे कि कोई भी इंडिया में अटैक करने आ तो नहीं रहा, ये सब चेक करने के लिए। दूसरा, ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमेशा से वॉर होता था। सो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आया था, वॉर हुई थी सैविड्स और मुगल के बीच में, जिसमें क्या हुआ था, जो कांधार जो एक प्लेस है अफगानिस्तान के अंदर, ये जो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में थी, मुगल्स ने इसको लॉस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सैविड्स ने, इन्होंने एक अनप्रिपेयर्डनेस के टाइम पे अटैक किया था, जब जो आर्मी थी, मिलिट्री थी मुगल एम्पायर की, वो प्रिपेयर नहीं थी वॉर की, और पीछे से अटैक करा। इन्होंने जो जगह थी सिटी कांधार की, उसको घेर लिया इनके मिलिट्री ने, और उसके बाद अटैक कर दिया उनके ऊपर। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी कांधार टेरिटरी, वो गंवानी पड़ी। ठीक है, और उस समय जो सैविड्स के जो एम्पायर के जो किंग थे वो शाह अब्बास थे, और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहे थे? शाहजहां। ओके, सो वैसे इसमें जो वॉर में शाहजहां, ये जो मुगल एम्पायर वो हारा, उसका रीज़न ये भी था कि जो शाहजहां थे उनको अटैक वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो जस्ट आर्किटेक्चर में उनका बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो आर्मी को डिप्लॉय नहीं करके रखी थी उन्होंने उस जगह पर। हम भी तो अपने इंडिया का, हमारा अस्काई चीन और जो पीओके वाला रीजन है उसमें आर्मी डिप्लॉय करके रखते हैं, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वॉर हो जाए तो यहाँ वहाँ से हम निपट सकें। ओके, सो यहाँ पर आपने जगह देख ली।
नाउ ये बहुत बड़ा वॉर हुआ था, इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी मुगल्स को गंवानी पड़ी थी। ओके, सो आई थिंक आपको ये जो वॉर था इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप लिख देना, कैसे वॉर था, कब हुआ था ये वॉर, और साथ में यहाँ पर कौन कौन से लड़ रहे थे और किस रीजन के ऊपर हुआ था, और ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों था मुगल एम्पायर के लिए। सो यहाँ पर अब आप जान लो पिलग्रिमेज और ट्रेड के बारे में। सो यहाँ पर मैं आपको ये मेंशन कर दूं यहाँ पर कि मुगल्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड करते थे विद द ओटोमन एम्पायर और भी डिफरेंट एम्पायर से, बट जो उनका मेन ट्रेड वो ओटोमन एम्पायर के साथ होता था। दिस इज द ओटोमन एम्पायर, आप देख सकते हो ओटोमन एम्पायर। इसमें आज टर्की, ईरान और कुछ एरिया जो है सऊदी अरेबिया का ये भी आता है, ठीक है, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी यहाँ पर आती हैं। सो यहाँ पर ये था कि हम ट्रेड करते थे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, वैसे ही ओटोमन एम्पायर के साथ भी होता था, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम ट्रेड मुगल्स प्रोवाइड फ्री सप्लाई ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स टू द मक्का एंड मदीना और अदर रिलीजियस प्लेस। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि एक तो हम ट्रेड भी करते थे लेकिन हम क्या करते थे, चैरिटी में भी कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करते थे टू द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मक्का एंड मदीना। आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक समय ऐसा भी था कि जो ओटोमन एम्पायर है ये दिस इज द सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो दो टेरिटरी लोकेटेड है प्लेस मक्का एंड मदीना, होली प्लेस ऑफ मुस्लिम। सो एक टाइम ऐसा भी था ये दोनों जगह भी जो थी मक्का एंड मदीना ये भी ओटोमन एम्पायर का पार्ट थी। सो यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर ये जो मुगल्स थे वो क्या करते थे, चैरिटी में बहुत सारे एक्सपेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब औरंगजेब किंग बनते हैं तो इन्होंने ये जो हो रहा था कि फ्री में गुड्स प्रोवाइड करना टू द पिलग्रिमेज सेंटर सो दैट वहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छे से अपनी यात्रा कर सकें, वहाँ पर नई नई और भी जो मॉक्स वगैरह बने हुए हैं उनकी रिपेयरमेंट कुछ भी हो, तो उस फंड्स को यूज़ किया जाता था। लेकिन जब औरंगजेब को लगा कि ये जो मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसका करप्शन हो रहा है, इसको ये जो हम फंड्स भेज रहे हैं इसको सही जगह पर यूज़ नहीं हो रहा है, तो इन्होंने इसको स्टॉप कर दिया फंड को भेजना। और इनके वर्ड्स ये थे, he favored their distribution in India, which he thought was as much as a हाउस ऑफ गॉड एज मक्का। इन्होंने उस फंड को यूज किया जिस फंड को ये पहले भेजते थे, जिस फंड को ये पहले भेजते थे मुगल जिस फंड को ये पहले भेजते थे मक्का एंड मदीना, उस फंड को इन्होंने इंडिया में यूज करना शुरू कर दिया। और इन्होंने ये बोला कि जो इंडिया है वो भी एक तरह से हमारा हाउस ऑफ गॉड है जैसे कि मक्का है, ठीक है। और इन्होंने जो इंडिया के अंदर ही बहुत सारे मॉक्स वगैरह है उनकी रिपेयरमेंट के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए उस सेम फंड को यूज़ करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से किंग ने जो चैरिटी हो रही थी टू द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मक्का एंड मदीना स्टॉप कर दी। ना देखो अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कैसे एंट्री होती है क्रिश्चियंस की इन द मुगल एम्पायर। सो आपको ये पता होगा वास्को डेगामा जिन्होंने इंडिया का वे फाइंड किया था, वर्ल्ड को पहले पता नहीं था कि इंडिया कहाँ पर है, सो वास्को डेगामा ने फाइंड किया था। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो यूरोपियन कंपनीज हैं, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में आना शुरू कर गई ट्रेड के लिए। सो वैसे ही स्टार्ट होती है क्रिश्चियन का, वैसे ही आना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर ये था कि क्रिश्चियन चाहते थे कि ये जो क्रिश्चियनिटी है वो इंडिया में फैले। एक बहुत बड़ा एम्पायर था उस समय मुगल एम्पायर, उसमें उनको इन्वॉल्वमेंट मिले उनकी कोर्ट में। सो अकबर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे अबाउट क्रिश्चियनिटी, उन्होंने अलाउ कर दिया बहुत सारे जीजुइस्ट को। ये वो लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है क्रिश्चियनिटी की, ठीक है, एक तरह से उनके पृष्ठ होते हैं ये। सो यहाँ पर सेवरल जो जीजुस थे उनको अलाउ किया उनके कोर्ट में। ऑल्सो ही गिफ्टेड गोवा टू पोर्तुगीज एज एन एम्बेसी। और अकबर ने क्या किया, बहुत सारे जो जीजुस थे उनको अपने कोर्ट में रहने के अलाउ कर दिया। वहाँ पर वो क्या करते थे, अकबर क्रिश्चियनिटी के बारे में उनके रूल्स को सीखते थे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अकबर ने डिस्क्रिमिनेशन जो था रिलीजन को लेकर वो खत्म करके सब रिलीजन को इक्वल बना दिया सुल्किकुल पॉलिसी के अंडर, ठीक है। और इन्होंने गोवा को गिफ्ट कर दिया एज एन एम्बेसी टू द पोर्तुगीज सो दैट वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है इंडिया में मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री होती है मुगल कोर्ट में क्रिश्चियनिटी की। अब यहाँ पर यह भी है कि अकबर की जो पॉलिसी थी, हमें पता है कि जो अकबर थे वो हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करते थे, ठीक है। ये जो लास्ट टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि अकबर जो थे उनका कैसे फॉर्मर रिलीजन था और इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी।
सो यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें जो ये टॉपिक है उसकी साइड में एक जो पिक्चर दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, इबादत खाने में जो कि फतेहपुर सिकरी के अंदर है, उसमें हर कोई क्या कर रहा है, डिफरेंट रिलीजन के लोग, वेदर इट इज हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, वो सब डिबेट कर रहे हैं विद अकबर। इट मीन्स अकबर ने हर रिलीजन को इक्वालिटी दी थी। अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। ओके, सो यहाँ पर हमने जो अपना मुगल एम्पायर है वो चैप्टर यहाँ पर खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि ये जो मुगल एम्पायर था ये एंड कैसे हुआ। देखो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये एम्पायर कब खत्म होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा वहां पर बताना चाहता हूं फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो ये जो मुगल एम्पायर है ये एंड जब होता है जब 1857 का रेवोल्ट खत्म हो जाता है। उसमें जो बहादुर शाह जफर जो कि सोल्जर्स के लीडर बने हुए थे उनकी डेथ हो जाती है, और ब्रिटिशर्स पहले बोल चुके थे कि बहादुर शाह जफर इज द वुड बी द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो उसके बाद क्या था, मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर द रेवोल्ट ऑफ 1857। और वो जो जगह थी दिल्ली वाली और भी अंडर द मुगल एम्पायर जो टेरिटरीज थी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है, नाउ अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है। अब हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज जो कि आपकी बुक में नहीं दे रहा कि रिलेटेड टू दिस एम्पायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, वो ये है कि इस एम्पायर का एंड कैसे होता है। सो मैं आपको 10-20 सेकंड में ये बता देता हूँ कि किस तरह से एम्पायर का एंड होता है। वेल इट इज़ नॉट इन योर बुक। सो यहाँ पर ये था कि जब 1857 का रेवोल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स ये बोल देते हैं कि जो बहादुर शाह जफर सेकंड ये क्या होंगे, ये लास्ट रूलर होंगे मुगल एम्पायर के। तो इंडिया जब 1857 के रेवोल्ट में हार जाता है तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, मुगल एम्पायर को ओवरथ्रोन कर देते हैं, उनके जो लास्ट रूलर हैं उनको हटा देते हैं वहां से। ओके, और उसके बाद ये जो मुगल एम्पायर है उसका एंड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मुगल एम्पायर एंड होता है। अब हमारी जो थर्ड बुक है वो स्टार्ट होगी, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे कॉलोनियल पॉलिसीज के बारे में कि ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आती है, कैसे वो अपनी कॉलोनियल पॉलिसीज को स्टार्ट करते हैं इंडिया के अंदर। और उसके बाद हम रेवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे, पहला रेवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस। उसके बाद महात्मा गांधी का क्या रोल होता है, कैसे वो मूवमेंट्स को चलाते हैं, पार्टीशन एंड द एट लास्ट वी विल सी द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये हमारी थर्ड बुक होगी। आई विल स्टार्ट। सो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय। सो ऑप्शंस आपके लिए थे अबुल फजल जहानारा, गुलबादन बेगम, अब्दुल हामिद लाहौरी। सो द करेक्ट आंसर इज गुलबादन बेगम। गुलबादन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच किंग स्टॉप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मक्का एंड मदीना ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की वजह से जो एक चैरिटी के लिए फंड जा रहा था टू द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मक्का मदीना, ये किस किंग ने रोका, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब, शाह अब्बास। सो कमेंट योर आंसर। ये आपका इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पर हमने आज अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एमसीक्यू की जो वीडियो है इस चैप्टर की वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आप जब नोट्स को की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करोगे तो आपको लास्ट 2-3 पेजेस में सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।